दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी और उनके बेटे मुजतबा पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। ये प्लान ट्रंप के सामने रखा गया है, जिसके बाद बवाल मच गया। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। एशिया में भी तनाव चरम पर। चीन के नो एंट्री जोन में घुसने वाले थे अमेरिकी फाइटर जेट्स। आग बबूला ड्रैगन ने उतारी फोर्स। अमेरिकी और चीनी लड़ाकू विमान आमने सामने। और यूरोप में नाटो अभ्यास के बीच तुर्की का बड़ा दावा। ड्रोन तकनीक में दुनिया में नंबर 1 होने का ऐलान। नाटो के मंच से शक्ति प्रदर्शन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार करने को तैयार है कि अगर ईरान बेहद सीमित या नाम मात्र परमाणु संवर्धन यानी एनरिचमेंट रखे और उससे परमाणु बम बनाने का कोई रास्ता बिल्कुल भी ना बचे तो अमेरिका उस प्रस्ताव पर सोच सकता है। लेकिन मामला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। खबर यह भी है कि पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई सैन्य विकल्प सौंपे हैं। इनमें एक बेहद सख्त विकल्प ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को सीधे निशाना बनाने तक का बताया जा रहा है। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस योजना में उनके बेटे मुजतबा खामेनी का नाम भी शामिल किया गया था। ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभी हमला करने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि अगर फैसला होता तो हमला हो चुका होता। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि ट्रंप कभी भी फैसला ले सकते हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने खुद माना कि वो सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि बेहतर है कि वो एक निष्पक्ष समझौता करे। दूसरी तरफ ईरान ने साफ किया है कि वो बातचीत से भाग नहीं रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका देश 2-3 दिनों में समझौते का मसौदा तैयार कर सकता है और 1 हफ्ते के अंदर असली और गंभीर बातचीत शुरू हो सकती है। उनका कहना है कि मकसद बस इतना है कि दुनिया को भरोसा दिलाया जाए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है, उसका बम से कोई लेना देना नहीं। उधर अमेरिका की तरफ से सख्त रुख दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित नीति ईरानी जमीन पर शून्य संवर्धन की रही है। मतलब ईरान अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन ना करे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान बहुत सीमित और पूरी तरह सुरक्षित संवर्धन का ऐसा प्रस्ताव देता है जिससे बम बनाने का कोई खतरा ना हो तो अमेरिका उस पर सोच सकता है। इस बीच मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर जलडमरोमध्य पार करके भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। जोर्डन के मुआफाक साल्ती एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। एहतियात के तौर पर कतर और बहरीन से कुछ अमेरिकी सैनिकों को हटाया भी गया है। अमेरिका की संसद में भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। कुछ डेमोक्रेट सांसद कह रहे हैं कि बिना मजबूत कूटनीति की योजना के सैन्य हमला खतरनाक साबित हो सकता है और हालात और बिगाड़ सकता है। वहीं कुछ दूसरे सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति के अधिकारों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। मध्यस्थ देशों खासकर ओमान और कतर की कोशिश है कि अगर समझौता हो तो ऐसा हो जिसमें दोनों पक्ष खुद को विजेता बता सके। साथ ही खाड़ी देश और इजराइल भी उसे मान ले। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बातचीत में शामिल है और ऐसे तकनीकी उपाय सुझा रही है जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कभी हथियारों की तरफ ना मुड़े। कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ समझौते का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी पूरी रखी गई है। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है। क्या बातचीत आखिरी समय में टकराव को रोक लेगी या फिर हालात अचानक किसी बड़े और सख्त फैसले की ओर मुड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस हफ्ते कोरिया प्रायद्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक दिलचस्प और तनाव भरी स्थिति बन गई। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब दोनों बड़ी ताकतों के विमान इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाएं। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुधवार को करीब 10 अमेरिकी लड़ाकू विमान प्योंगटेक एयरबेस से उड़ान भरकर दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट से दूर समुद्र के ऊपर सैन्य अभ्यास के लिए पहुंचे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी विमान
चीन के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही वो उस इलाके के करीब पहुंचे, चीन ने एहतियातन अपने लड़ाकू विमान उनकी निगरानी के लिए भेज दिए। अब आसान भाषा में समझिए, वायु रक्षा पहचान क्षेत्र किसी देश की असली हवाई सीमा नहीं होता। ये उससे बाहर का एक इलाका होता है जहां पास आने वाले विमानों से अपनी पहचान बताने की उम्मीद की जाती है ताकि कोई खतरा ना हो। चीन के सरकार समर्थित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी सेना ने नियमों के मुताबिक हालात पर नजर रखी और जरूरत पड़ने पर अपनी नौसेना और वायुसेना को सक्रिय किया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत कोई बयान नहीं दिया। दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना, जिसे यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस कोरिया कहा जाता है, उसने भी इस बारे में तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिकी उड़ानों की पुष्टि नहीं कर सकता। रिपोर्ट के अनुसार इस अभ्यास में दक्षिण कोरियाई सेना शामिल नहीं थी और उसे पहले से इसकी पूरी जानकारी भी नहीं थी। बिना सियोल की भागीदारी के चीन के पहचान क्षेत्र के इतना करीब अमेरिकी विमानों का अभ्यास करना थोड़ा असामान्य माना जा रहा है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर। जापान की राजनीति में उभरती नेता सनाए ताकाइची के उस बयान के बाद माहौल और गर्म हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो के लिए अपनी सेना तैनात करना कानूनी रूप से उचित हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में टोक्यो ने आरोप लगाया था कि एक चीनी लड़ाकू विमान ने जापानी विमानों पर निशाना साधने वाला रडार इस्तेमाल किया। चीन ने जवाब दिया कि जापानी विमान उसके सैन्य अभ्यास में दखल दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की की सेना ने बड़ा ऐलान किया है। देश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सेल्कुक बैराकटार ओगलू ने कहा कि हथियारबंद और बिना हथियार वाले ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल, संचालन और तकनीकी में तुर्की की सेना दुनिया में नंबर 1 है। जर्मनी में नाटो के साल के सबसे बड़े और व्यापक लाइव सैन्य अभ्यास स्टेड फास्ट डाट 2026 के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। उनके मुताबिक तुर्की आर्मर्ड फोर्सेस ने इस अभ्यास में खास तौर पर समुद्री यानी एम्फीबियस ऑपरेशन, जमीनी कार्रवाई और एयर कमांड व कंट्रोल सिस्टम में सक्रिय भूमिका निभाई। जनरल बैराकतार ओगलू ने बताया कि तुर्की उन देशों में शामिल था जिनकी भागीदारी सबसे ज्यादा रही और सेना ने यह अभ्यास बेहद सफल तरीके से पूरा किया। इस दौरान तुर्की नौसेना ने समुद्र से जुड़े ऑपरेशन शानदार तरीके से अंजाम दिए। थल सेना की मैकेनाइज्ड टास्क फोर्स ने जमीनी ऑपरेशन संभाला और एयर सिस्टम का संचालन भी पूरी मजबूती से किया गया। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि इस अभ्यास में तुर्की के सैनिकों ने जो भी हथियार, उपकरण और सिस्टम इस्तेमाल किए वो पूरी तरह घरेलू यानी तुर्की में बने हुए थे। बाल्टिक सागर में तुर्की टास्क ग्रुप ने हवाई और समुद्री दोनों तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसी दौरान सशस्त्र ड्रोन बैराकटार TB3 ने जहाज TCG अनादुलू से उड़ान भरी, अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक वार किया और मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। जनरल ने कहा कि इस प्रदर्शन की नाटो ने भी खुलकर सराहना की। नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप जनरल एलेक्सस जी ग्रीनकेविच उनसे मिलने आए और कहा कि तुर्की नाटो की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक के साथ यहां मौजूद है। आखिर में उन्होंने कहा कि हमारी सभी यूनिट्स ने अपना काम शानदार तरीके से किया। जो भी हथियार सिस्टम इस्तेमाल हुए वो पूरी तरह स्वदेशी और राष्ट्रीय थे। हमें इस पर गर्व है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।